शाला प्रबंधन समिति का गठन। जैसे कि हमें पता है कि प्रत्येक प्राथमिक और जो माध्यमिक शालाएं हैं इनमें एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है इसका गठन किया जाता है और जो समिति है वो 2 वर्षों के लिए मान्य होती है। इसके पहले हमने 2023-24 में जो एसएमसी है इसका गठन किया था और इस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में भी हमें एसएमसी का गठन करना है जो कि 2 सत्रों के लिए मान्य होगी, 2025-26 और 2026-27। अब एसएमसी का जो गठन करना है इस संबंध में आदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें विस्तृत निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से हमें एसएमसी का गठन करना है, इसमें कुल कितने सदस्य होंगे और किन शालाओं में एसएमसी का गठन होगा, किन प्रपत्रों में हमें जानकारी देना है, वो सभी कुछ जानकारी जो है आदेश में दी गई है। हालांकि पूर्व में भी आपने एसएमसी का गठन किया है, आपको जानकारी है, आपको पता है कि किस प्रकार से एसएमसी का गठन होता है। फिर भी सामान्य रूप से यदि हम समझें तो जो एसएमसी होती है शाला प्रबंधन समिति, इसमें कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें 14 सदस्य पालक अभिभावक होते हैं और जो 4 सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। अब प्रत्येक एसएमसी में 18 सदस्य होंगे, लेकिन हाँ, यदि कहीं पर दर संख्या कम है, किसी शाला में दर संख्या कम है, तो जितनी दर संख्या है कम से कम उतने सदस्य तो इसमें हो सकते हैं। लेकिन दर संख्या है तब आपको 18 सदस्यीय जो समिति है इसका ही गठन करना है और इसमें आपको 3 वर्गों में सबसे पहले छात्रों को जो दर संख्या है इसे डिवाइड कर लेना है। 3 वर्ग, पहला वंचित वर्ग, दूसरा कमजोर वर्ग और तीसरा अन्य वर्ग। इसमें आपको अपनी शाला की जो दर संख्या है वो निकाल लेना है और इसके बाद देखना है कि किस वर्ग का कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व आपकी शाला में है और इस प्रतिशत के आधार पर आपको सदस्यों की जो गणना है वो करना है। अच्छा, इसमें एक बात और कि शाला में जो ए ग्रेड प्राप्त छात्र हैं इनके पालक अभिभावक को समिति में रखा जाता है लॉटरी के माध्यम से। कैसे होगा इसे हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से सदस्यों का निर्धारण करना है, किस प्रकार से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, इसे हम आगे देखेंगे। इसमें एक और मुख्य बात है कि जैसे कोई एकल शाला है कि कक्षा 1 से 5 संचालित हो रही है या फिर कक्षा 6 से 8 संचालित हो रही है, तब ऐसी शालाओं में 18 सदस्यीय जो समिति है वो बन जाएगी। लेकिन यदि कोई एकीकृत शाला है, जैसे कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, तब ऐसी शालाओं में जो प्राथमिक खंड है कक्षा 1 से 5 का, इससे आपको 7 सदस्य लेना है और जो माध्यमिक खंड है 6 से 8 का, इससे भी आपको 7 सदस्य लेना है। इस प्रकार से 14 सदस्य जो हैं वो समिति में आएंगे। एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात कि कोई एकीकृत शाला जहां पर हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी शालाएं अटैच है, तब ऐसी शालाओं में एसएमसी का गठन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन शालाओं में जो हाई स्कूल होते हैं या फिर हायर सेकेंडरी शालाएं होती हैं इनमें एसएमडीसी का गठन किया जाता है। तो विस्तृत निर्देश जो हैं राज्य शिक्षा केंद्र का जो आदेश है इसमें दिए गए हैं, साथ ही प्रपत्र भी दिए गए हैं, क्योंकि प्रपत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब आप एसएमसी का गठन कर लेंगे, इसके पहले किस प्रकार से तैयारी करना है, किन प्रपत्रों में करना है, वो प्रपत्र इसमें दिए गए हैं और एसएमसी के गठन के पश्चात किस प्रपत्र में आपको जानकारी प्रेषित करना है वो भी प्रपत्र आपको इस आदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एसएमसी का गठन करना है, कैसे सदस्यों का चिन्हांकन होगा और 4 मनोनीत सदस्य कौन कौन से होंगे, वो सभी कुछ जानकारी आइए देखते हैं स्क्रीन पर। एसएमसी का गठन 29 अगस्त 2025 को प्रदेश की समस्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में होना है। अब इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, सदस्यों का जो चिन्हांकन है वो कैसे करेंगे, किन प्रपत्रों में हमें जानकारी प्रेषित करना है, वो सभी कुछ जानकारी आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें 14 जो सदस्य हैं वो पालक अभिभावक होंगे और 4 सदस्य मनोनीत वाले सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य की यदि हम बात करें तो इसमें जो पहला सदस्य होता है, जहां पर शाला संचालित हो रही है उस वार्ड का पार्षद या फिर जो पंच है वो मनोनीत सदस्य होता है, तो पहला सदस्य हमारा मिल गया। दूसरा जो है एक महिला पार्षद या पंच होती है, वो भी हमारी समिति की सदस्य है, जिसे जो स्थानीय निकाय के महापौर है या फिर ग्राम पंचायत के जो सरपंच है वो इनका नाम निर्दिष्ट करते हैं। तीसरा जो सदस्य इसमें होता है, शाला के जो भी वरिष्ठ शिक्षक हों वो सचिव होते हैं, वो मनोनीत सदस्य हैं। और यदि वरिष्ठ शिक्षक नहीं है तब इनकी अनुपस्थिति में जो भी वरिष्ठ होंगे वो शिक्षक इसमें सचिव हो जाएंगे। इसमें महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं।
और चौथा जो सदस्य इसमें होता है शाला की वरिष्ठतम महिला शिक्षिका, वो इसमें मनोनीत सदस्य होती हैं। तो इस प्रकार से 4 जो सदस्य हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं। अब इसमें हमें प्रतिनिधित्व निकालना है कि कुल कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व तीनों वर्ग के जो पालक अभिभावक हैं उनका है। तो इसमें पहला वर्ग आता है वंचित समूह, दूसरा कमजोर वर्ग और तीसरा अन्य। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आखिर वंचित समूह में किसे लें, कमजोर वर्ग में किसे लें या फिर अन्य में किसे लें। तो इस संबंध में यदि हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, जो कि 18 अगस्त 2025 को जारी हुआ है, इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें जो वर्ग बताए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस वर्ग में कौन से सदस्य होंगे। तो जैसे इसमें सबसे पहले वंचित समूह जो है, इसमें एससी एसटी के जो पालक अभिभावक हैं, छात्र हैं, वो आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त वन भूमि के पट्टाधारी परिवार जो हैं वो भी वंचित समूह में आएंगे। साथ ही विमुक्त जाति के जो परिवार हैं वो भी वंचित समूह में आएंगे। इसके अतिरिक्त 5वें नंबर पर निःशक्त बच्चे, जो दिव्यांग छात्र हैं, जिनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रमाण पत्र जारी हुआ है, वे भी वंचित समूह में आएंगे। और छठवां जो प्रकार इसमें है, एचआईवी ग्रस्त या प्रभावित जो बच्चे हैं वो भी वंचित समूह में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के जो पालक अभिभावक हैं या छात्र हैं वो वंचित समूह में आ जाएंगे। क्योंकि हमें छात्रों की संख्या निकालना है, तो छात्रों की कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कमजोर वर्ग, तो कमजोर वर्ग में जिनके पास में बीपीएल कार्ड है या फिर जिनके पास में अंत्योदय कार्ड धारी हैं जो छात्र, जो पालक अभिभावक, वे इस कमजोर वर्ग में आ जाएंगे। साथ ही जो अनाथ बच्चे हैं वे भी कमजोर वर्ग में आएंगे। अब इन दो कैटेगरी को छोड़कर यदि अन्य कोई कैटेगरी बचती है, जैसे हम बात करें सामान्य समूह के छात्रों की या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की, जिनके पास में बीपीएल कार्ड नहीं है, वे अनाथ नहीं है, तब ऐसे छात्र जो हैं वो अन्य जो वर्ग है उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कि इन दो प्रकार की जो कैटेगरी है इनको छोड़कर यदि कोई छात्र बच रहे हैं तब वे अन्य वर्ग में आ जाएंगे, जिनकी संख्या हमें निकालना है। संख्या के संबंध में हम देखें तो इसमें प्रपत्र भी दिया गया है। जैसे हम सबसे पहले प्रपत्र देख लेते हैं, जिसमें प्रपत्र आ में जानकारी हमें तैयार करना है। प्रपत्र आ में कक्षावार आपको वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग के कितने छात्र हैं उनकी संख्या लिख लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि प्राइमरी शाला है तो कक्षा 1 से 5 के छात्रों की जानकारी आपको इसमें दर्ज करना है, संख्या लिखना है और लास्ट में टोटल करना है कि वंचित वर्ग के कुल कितने छात्र हैं, कमजोर के कितने और अन्य वर्ग के कितने। इसी प्रकार 6 से 8 के लिए यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं। अब यदि कोई एकीकृत शाला है, कक्षा 1 से 8 तक संचालित हो रही है, तब कक्षावार आपको तीनों वर्ग के छात्रों की जो संख्या है वो निकाल लेना है और इसका टोटल कर लेना है। अब इसके बाद में हमें परसेंटेज निकालना है कि किस वर्ग का कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। जैसे एक एग्जांपल हम लें कि जैसे 100 की दर संख्या है, 100 में यदि वंचित वर्ग के 40 छात्र हैं तो वंचित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो 40% हो जाएगा। इसी प्रकार 100 यदि दर संख्या है और कमजोर वर्ग के 50 छात्र हैं तब 50% इनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा। और 10 छात्र यदि अन्य वर्ग के हैं तब 10% इनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा। और प्रतिनिधित्व के आधार पर ही आपको सदस्यों का जो चिन्हांकन है, जो गणना है, वो करना है। इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हम देखें तो इसमें जैसे किसी शाला में दर संख्या 170 है। अब यहाँ पर हमें प्रतिनिधित्व निकालना है कि जैसे वंचित समूह के 80 छात्र हैं कुल, तो इनका कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व है और कितने इनके पालक अभिभावक समिति में रहेंगे। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है। इसे निकालने के लिए आप संबंधित वर्ग की जो छात्र संख्या है वो लिखें, इसमें 100 का गुणा करें और जो भी आपकी दर संख्या हो इसका भाग दे दें। जैसे हम बात करें वंचित समूह की, यहाँ पर वंचित समूह में आप देखें तो कुल छात्र हैं 80, तो हमने 80 में 100 का गुणा किया और 170 का भाग दे दिया। तो यहाँ पर इनका जो परसेंटेज आएगा 47.05। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो जो प्रतिनिधित्व है वो निकाल लिया, इसका प्रतिशत निकाल लिया। इसी प्रकार आपको हमने एक ही वर्ग का निकाला है यहाँ पर, इसी प्रकार आपको तीनों वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो निकाल लेना है। प्रतिनिधित्व निकालने के बाद में जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका 47% प्रतिनिधित्व आया वंचित समूह का। अब इसमें कुल कितने सदस्य रहेंगे, महिला कितनी रहेंगी, पुरुष कितने रहेंगे, वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए आप देखेंगे तो एक फॉर्मूला दिया गया है कि आपको 14 सदस्य में गणना करना है। तो 14 में जो प्रतिनिधित्व का प्रतिशत है इसका गुणा करें और 100 का भाग दे दें। तो जैसे इसमें हमने कैलकुलेशन किया तो इसका जो रिजल्ट आया 6.58, अर्थात इसे राउंड फिगर में हमें लिखना है तो इसका जो राउंड फिगर है वो 7 हो जाएगा। अब 7 में आपको महिला
और पुरुष का आकलन करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपकी समिति में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो कम से कम 50% होना अनिवार्य है। आदेश में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो 7 यदि सदस्य आपको लेना है वंचित समूह के, तो वंचित समूह में आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि 3 पुरुष ले लें, 4 महिला ले लें, या फिर 4 पुरुष ले लें और 3 महिला ले लें। लेकिन टोटल यदि आप देखें तो इनका जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं का वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने समूहवार जो प्रतिनिधित्व है वो निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कि हमने तो यहाँ पर प्रतिनिधित्व निकाल लिया कि जैसे वंचित समूह के 7 सदस्य रहेंगे समिति में। अब 7 कौन कौन से सदस्य रहेंगे इसकी भी गणना हमें करना है। तो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि शाला में जो ए ग्रेड प्राप्त छात्र हैं उनके पालक अभिभावक जो हैं वो समिति में रहेंगे, और यदि ए ग्रेड प्राप्त छात्र नहीं है तब उसके नीचे की जो ग्रेड वाले छात्र हैं उनके पालक अभिभावक को आप ले सकते हैं। और जो सदस्यों का चिन्हांकन है, जो चयन है, वो लॉटरी के माध्यम से होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर वंचित समूह के कुल 7 सदस्य हमें लेना है, जिसमें 4 पुरुष लेना है और 3 महिला लेना है। इस प्रकार से 7 सदस्य लेना है। लेकिन हमारी शाला में वंचित समूह के 20 सदस्य हैं और इनके जो छात्र हैं वो सभी ए ग्रेड प्राप्त छात्र हैं। तब इसमें 20 में से 7 किन सदस्यों का चिन्हांकन करना है, इसे आप लॉटरी के माध्यम से कर पाएंगे। आपको जो 20 सदस्य हैं जो ए ग्रेड प्राप्त छात्र हैं उनके पालक अभिभावक को लॉटरी के माध्यम से इनका चिन्हांकन कर लेना है। जैसे सबसे पहले आपने महिला का चिन्हांकन किया, फिर पुरुष का चिन्हांकन कर लें आप, तो इस प्रकार से लॉटरी के माध्यम से आपको इसका चिन्हांकन करना है। हालांकि आदेश में भी जो उल्लेख है लॉटरी का वो दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एकीकृत शाला की। महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए गए हैं एकीकृत शाला के लिए। एकीकृत शाला जैसे 1 से 8 है, तो इसमें करना क्या है कि प्राथमिक खंड से आपको 7 सदस्यों का चिन्हांकन करना है और माध्यमिक खंड से 7 सदस्यों का चिन्हांकन करना है। चिन्हांकन उसी विधि से होगा जैसे हमने पूर्व में किया है। दूसरी जो एकीकृत शाला है जिसमें हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी है, जैसे 1 से 10 तक संचालित है, 1 से 12 या 6 से 12 इस प्रकार से संचालित है, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी है, तो ऐसी शालाओं में एसएमसी का गठन नहीं किया जाएगा, बल्कि वहां पर एसएमडीसी का गठन होगा। तो आपकी जो भी शाला हो, एकल शाला या फिर एकीकृत शाला, सबसे पहले आपको वर्गवार जो छात्रों की दर संख्या है वो निकाल लेना है। इसके बाद में जो सदस्यों का प्रतिनिधित्व है, वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है, इसका प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत के आधार पर सदस्यों की संख्या निकाल लेना है। सदस्यों की संख्या निकालने के बाद में लॉटरी के माध्यम से इन सदस्यों का चयन करना है। जैसे हम आदेश में भी देखें तो इसमें बताया गया है कि ऐसे छात्र जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में वार्षिक मूल्यांकन में ए प्लस ग्रेड अर्जित किया है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, ए प्लस ग्रेड अर्जित जो छात्र हैं इनके पालक अभिभावक को समिति में लिया जाएगा और इनका जो नाम है वो लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरुष सदस्यों के पर्ची द्वारा नाम निकालेगा। तो लॉटरी होगी, जो भी पर्ची है इनसे सदस्यों के नाम निकलेंगे, अर्थात लॉटरी के माध्यम से सदस्यों के जो नाम है वो निकलेंगे। और कितने सदस्यों के नाम निकालना है वो आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने सदस्यों का चयन तो कर लिया, जो 14 सदस्य हैं वो हमारे हो चुके हैं। अब हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करना है। जैसे इस संबंध में हम देखें तो अध्यक्ष निर्वाचन 14 सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। हो सकता है कि कोई आवेदन ना आए, सदस्य जो है किसी एक व्यक्ति को निर्विरोध जो है वो अध्यक्ष बना दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि एक से अधिक सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं तब निर्वाचन प्रक्रिया होगी, जिसमें निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो संस्था के जो संस्था प्रमुख हैं, जो कि पदेन सचिव होते हैं, वो निर्वाचन अधिकारी होंगे और इनकी देखरेख में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इनका निर्वाचन कराया जाएगा। इसमें एक और बात कि जो 14 सदस्यीय हमारी समिति है, इसमें यदि अध्यक्ष पुरुष बन गया है तब उपाध्यक्ष हमें महिला को बनाना होगा। लेकिन इसका उल्टा यदि हम देखें कि यदि अध्यक्ष जो है महिला बन गई है तब उपाध्यक्ष पुरुष या महिला कोई भी बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रपत्रों की कि किन प्रपत्रों में हमें जानकारी प्रेषित करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो जो प्रपत्र आ है इसमें हम हमारे शाला की जो दर संख्या है इसे वर्गवार बना लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। इसके बाद में हमें लिखना है कि अलग अलग जो वर्ग हैं इसमें कितने सदस्य महिला पुरुष को सम्मिलित किया जा रहा है। इसके बाद में अगला जो प्रपत्र इसमें हम देखेंगे, जो प्रपत्र है परिशिष्ट 11, जिसमें आपको अपने जनशिक्षा केंद्र में जानकारी देना होगा।
जिसमें आपकी शाला में जो एसएमसी इसका गठन किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी जानकारी देना है। साथ ही अध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या है, आयु क्या है, किस वर्ग से है, महिला है, पुरुष है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो सभी कुछ जानकारी इसमें आपको देना होगा। इसी प्रकार से आपने जिन्हें चयन किया है उपाध्यक्ष जो हैं, इनकी जानकारी देना है। स्थानीय वार्ड के पंच पार्षद जो हैं, इनकी जानकारी देना है। तो यहाँ पर जो परिशिष्ट 11 है, इसमें शालाओं से जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जानकारी जाएगी और जन शिक्षा केंद्र स्तर से संकलित होकर जो जानकारी है वो विकासखंड स्तर पर जाएगी। इसी प्रकार विकासखंड से जिला स्तर पर और जिला स्तर से राज्य स्तर पर जो एसएमसी गठन की जानकारी है वो प्रेषित की जाना है। अभी आपने वीडियो में जो पीडीएफ देखा है, हम प्रयास करेंगे कि इनके डाउनलोड की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दें, जिससे आप इनका बहुत अच्छे से अवलोकन करके निर्विवाद रूप से अपनी शाला में एसएमसी का गठन करा पाएं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।